हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 का जो हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का, इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के 100 MCQs करवाने जा रहा हूं चैप्टर वाइज। बच्चों, इसके अलावा मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स के और बाकी सब्जेक्ट्स के MCQs करवा दिए हैं। मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं वो फोल्डर्स, आप वहां जाके प्लेलिस्ट में वो सारे फोल्डर्स सब्जेक्ट वाइज देख के MCQs कंप्लीट करके अपनी रिवीजन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 100 MCQs में। पहला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से। बच्चों, ये मैंने चैप्टर वाइज बनाए हैं ताकि आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना आए। हाँ, एक चीज़ बता दूं कि जब पेपर में आते हैं, आपको भी पता है, तो उसमें चैप्टर का नाम आपको नहीं पता होगा, ठीक है, लेकिन ये रिविजन करा रहा हूँ इसलिए मैंने चैप्टर वाइज आपको लिख के दिए हैं, पर 100 हैं पूरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? कंज्यूमर इज सॉवरेन अंडर कंट्रोल्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी एंड बोथ बी एंड सी। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सॉवरेन का मतलब होता है कि वो इंडिपेंडेंट, अपनी चॉइस वो खुद कर सकता है, ठीक है जी, उस पर कोई दबाव नहीं है, या यूँ कह लीजिए कि ये नहीं कि जो मार्केट में अवेलेबल है उसको उसी में से चूज़ करना पड़ेगा। सो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग वो कर सकता है। वो कौन सी इकोनॉमीज में कर सकता है? वो फ्री इकोनॉमी में और मिक्स्ड इकोनॉमी में। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हु कंट्रोल्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अंडर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज़? ठीक है जी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज़ में इकोनॉमीज़ को कौन कंट्रोल करता है? इंडस्ट्रियलिस्ट, प्राइवेट फर्म्स, गवर्नमेंट, कंज्यूमर्स। तो बेटा चेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज़ में तो गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों? प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज आर दे आर स्कार्स इन रिलेशन टू आर नीड्स, दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस। सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एग्जिस्ट। A option at the micro level, B option at the macro level, C option micro as well as macro level and D none of the above. तो ऑप्शन A is the right answer. ऑप्शन A is the right answer, ठीक है बच्चों। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किससे डील करती है? क्या वो फैक्ट्स से डील करती है? क्या वो ओपिनियन से डील करती है? क्या वो बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस? तो नॉर्मेटिव की अगर बात करें तो वो सिर्फ ओपिनियंस पे डील करती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? ए प्रोडक्शन, बी कंजम्पशन, सी एक्सचेंज एंड डी ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी, ठीक है जी। सो आगे है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस? कौन सा नीचे वाला ऑप्शन कंसर्न नहीं है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से? एक्सेसिव इनकम, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है बच्चों। तो पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हेयर। चलो अब हम 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व स्टेटमेंट्स विच आर वेरीफाइबल। बी ऑप्शन नॉट वेरीफाइबल, सी ऑप्शन मे और मे नॉट बी वेरीफाइबल एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेकंड चैप्टर से हम अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। सेंट्रल प्लान प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी का 9th क्वेश्चन वो है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू लिमिटेड वांट्स, स्कार्स मीन्स, अल्टरनेटिव यूजेस, बोथ बी एंड सी। तो बच्चों बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी डी है जो वो क्वेश्चन 9 का आंसर है, ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बच्चों? स्लोप ऑफ पीपीसी इज स्ट्रेट लाइन। बी ऑप्शन कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, सी ऑप्शन कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड डी नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ टेक्निक, बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सी मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या डी द चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन
डी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, द चॉइस ऑफ टेक्निक, द चॉइस ऑफ प्रोडक्ट एंड डी नन ऑफ अबव। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। Question number 13. When an economy is operating on PPC, it indicates potential output is greater than actual output, potential output is equal to actual output, C option potential output is less than actual output, and D option none of these. तो option B is the right answer. ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इंक्रीज मतलब ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज implies there that production possibility curve shifts to the right, B shifts to the left, C rotates to the right और D ऑप्शन रह गया none of above। वो लिखना शायद रह गया, none of above था उसका ऑप्शन। तो आपको बताना इसमें कौन सा राइट ऑप्शन है। तो नेचुरली इसका ऑप्शन ए है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। The opportunity cost of 100 kgs of rice produced on a land which can also produce 80 tons of wheat is 100 kgs of wheat, 80 tons of wheat, 8000 क्विंटल ऑफ wheat, none of these। बच्चों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 100 किलो राइस को प्रोड्यूस करने के लिए 80 टन को आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 100 किलो राइस प्रोड्यूस्ड ऑन ए लैंड विच कैन ऑल्सो प्रोड्यूस 80 टन्स ऑफ wheat। तो आपका राइट ऑप्शन फिर क्या है, राइस को चूज करने के लिए आपको ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कन्वेक्सिटी ऑफ पीपीसी इंप्लाइज इंक्रीजिंग स्लोप, बी डिक्रीजिंग स्लोप, सी कांस्टेंट स्लोप एंड डी नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच एनालिसिस can utility be measured in definite numbers such as 1, 2, 3, 4 etc. A cardinal utility analysis, B ordinal utility analysis, C both A and B, D none of these. Option A, option A is the right answer। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है बच्चों, ordinal concept of utility expresses utility in terms of units, B level of satisfaction, C constants and D none of these। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड ए कंजम्पशन, बी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, सी कॉन्स्टेंट्स एंड डी नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, एंड क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन एमयू इज नेगेटिव total utility is 0, B option diminishing, C option maximum, D option minimum। तो option B is the right answer, option B is the right answer। क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, when TU is maximum MU becomes 0, B unity, C positive, D negative। तो इसका आंसर है 0, मतलब A ऑप्शन। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं 22nd क्वेश्चन की तरफ। When TU is increasing at diminishing rate, MU must be increasing, B decreasing, C constant, D negative। Option B is the right answer। Question number 23, MU is a particular commodity at the point of saturation is 0, B unity, C greater than unity, D less than unity। Option A is the right answer। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, इनिशियली MU x upon PX is equal to MU y upon PY with a fall in the price of Y, the consumption of commodity Y, A diminishes, B increases, remain constant and become 0। आपको ये बताना है कि इनिशियली जब ये इक्वल होता है विद द फॉल इन प्राइस, द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी Y क्या रहेगी। तो इनिशियली तो यह विद द फॉल इन द प्राइस ऑफ वाई, प्राइस ऑफ वाई फॉल होने से उसकी मार्जिन यूटिलिटी बढ़ेगी, तो वो ऑप्शन, क्योंकि वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, चलो
अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 ये हो गया, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, और ये चैप्टर 4 भी स्टार्ट हो गया यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 25 चैप्टर नंबर 24 से है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, द स्लोप ऑफ आईसी इज मेजर्ड बाय मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, डी नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Question number 26. A shift in the budget line when prices are constant is due to change in demand, B change in income, C change in preference, D change in utility. तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। Question number 27. Marginal rate of substitution of x on y is calculated as px upon py, delta x upon delta y, C options delta y upon delta x and D option p y upon px। तो राइट ऑप्शन है सी। तो ऑप्शन सी हमारा मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का ऑफ x ऑन y, ठीक है जी, ये आंसर है। ए सेट ऑफ आईसीज ड्रॉन इन अ ग्राफ इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व, बी इंडिफरेंस मैप, सी बजट लाइन, डी बजट सेट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। इन एन इंडिफरेंस मैप हायर द आईसी इंडिकेट्स लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, बी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, सी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। और 30 क्या है, एन इंडिफरेंस कर्व इज रिलेटेड टू ए कंज्यूमर्स इनकम, बी प्राइसेस ऑफ गुड एक्स एंड वाई, सी टीयू फ्रॉम गुड एक्स एंड वाई, डी चॉइस एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, एमआरएस इंडिकेट्स स्लोप ऑफ पीपीसी, बी स्लोप ऑफ आईसी, सी स्लोप ऑफ बजट लाइन, डी स्लोप ऑफ इनकम लाइन। तो ये ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 32। As we move along the IC left to right, the slope of IC tends to unity, rise, zero या decline। तो नेचुरली ये डिक्लाइन करेगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बच्चों अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। बजट लाइन क्या इंडिकेट करती है, क्या प्राइस रेशो, क्या इनकम रेशो, क्या कॉस्ट रेशो, या नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कंज्यूमर्स इंडिफरेंस सेट इज कॉल्ड आईसी, बी यूटिलिटी कर्व, सी बजट लाइन, डी ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बच्चों चैप्टर नंबर 5 थ्योरी ऑफ डिमांड। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स डिमांड कर्व शोज a negative slope, B a positive slope, C zero slope, D none of these. Option A is the right answer. Option A is the right answer. 36. Question number 36. Law of demand must fail in case of normal goods, B given goods, C inferior goods, D none of these. Option B is the right answer. Inferior goods are those goods whose income is negative, income effect is negative, positive, zero or none of these, तो negative. Option A is the right answer. Question number 38. Which of the following pairs represent substitute goods? एक ऑप्शन है कार एंड पेट्रोल, बी ऑप्शन जूस एंड कोल्ड ड्रिंक, सी ऑप्शन ब्रेड एंड बटर, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी ही मैंने टिक किया और मुंह से गलती से डी निकल गया, ऑप्शन बी है, ठीक है बच्चों। Question number 39. In case of Giffen's paradox, the slope of demand curve is negative, B positive, C parallel to x-axis, D parallel to y-axis. Option B. Question number 40. Question number 40 क्या कह रहा है, demand curve is upward sloping for normal goods, B inferior goods, C given goods, D none of these. तो option C is the right answer. ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 21, और ये चैप्टर का नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
ठीक है जी। चलो क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। 41, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर दैन यूनिटी फॉर नेसेसरीज, बी लग्जरीज, सी कंप्लीमेंट्री गुड्स एंड डी कंफर्ट्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट मेक्स द डिमांड लेस इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इन केस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटी, डिमांड कर्व ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, बी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, सी अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन या डी नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये 11 नहीं, पैरेलल है, ठीक है, टू वाई एक्सिस। ए यूनिटी ऑप्शन है, बी ऑप्शन 0 है, सी ऑप्शन लेस देन यूनिटी एंड डी ऑप्शन मोर देन यूनिटी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर लेस देन ग्रेटर देन 1 रिप्रेजेंट्स इलास्टिक डिमांड, पर इलास्टिसिटी ज़्यादा है, ग्रेटर देन 1 है, तो क्या वो इलास्टिक डिमांड कहलाती है, इन इलास्टिक कहलाती है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहलाती है या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। When slope of demand curve is 0, the elasticity of demand is 0, B 1, C infinity, D none of these. तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, व्हेन डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्सिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटी, 0, ग्रेटर देन यूनिटी एंड लेस देन यूनिटी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7, प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू ए फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व इज अ यू शेप्ड कर्व, बी इनवर्स यू शेप्ड कर्व, सी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन refers to that point from where slope of TP changes, ये n है। TP slopes increasing at increasing rate, slope of AP change both A and B। तो ऑप्शन D is the right answer। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं अर्धशतकीय क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 50, when MP is constant, when MP is constant, TP is also constant, B TP is 0, C TP is increasing at a constant rate and TP is decreasing at an increasing rate। Option C is the right answer। Option C is the right answer। Question number 51, when TP is maximum then marginal product decreases, B increases, C is also maximum, D is 0। Option D is the right answer। ठीक है बच्चों, अब है क्वेश्चन नंबर 52, when MP is decreasing, TP increases at an increasing rate, B at a decreasing rate, C at a constant rate and D none of this। तो ऑप्शन B is the right answer। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, when MP cuts AP at its highest point, उस केस में MP is greater than AP, MPC is less than AP, MP is equal to AP या none of these। तब इक्वल होता है। ऑप्शन C is the right answer। Question number 54, stage of negative returns set in when MP is diminishing, MP is rising, MP is negative, none of these। तो ऑप्शन C is the right answer। Question number 55, in the context of the long run production function factor ratio is variable, B constant, C variable as well as constant and D none of these। तो ऑप्शन B is the right answer। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज कॉल्ड टीपी, बी एपी, सी एमपी, डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आगे है 57 पर, वो है चैप्टर नंबर 8, यहां से स्टार्ट होता है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, एफसी आर आल्सो नोन एज ए सप्लीमेंट्री कॉस्ट, बी ओवरहेड कॉस्ट, सी इनडायरेक्ट कॉस्ट,
डी ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, द कॉस्ट विच वेरी एज द लेवल ऑफ आउटपुट वेरीज आर कॉल्ड ए प्राइम कॉस्ट, बी इनडायरेक्ट कॉस्ट, सी रियल कॉस्ट, डी नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ए टीसी इज इक्वल टू टीएफसी इंटू टीवीसी, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी डिवाइडेड बाय टीवीसी, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, या डी टीसी इज इक्वल टू टीएफसी माइनस टीवीसी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, wages paid to laborers are an example of explicit cost, implicit cost, C opportunity cost, and D none of these. So option A is the right answer. Question number 61, when production level is 0, the FC is 0, negative, positive, or equal to VC. Option C is the right answer. Question number 62, which of the following indicates fixed cost? Electricity bill, expenses on raw material, wages of daily workers, interest on fixed capital. Option D is the right answer. Question number 63, per unit cost of good is called fixed cost, B variable cost, C average cost, D none of these. Option C is the right answer. Question number 64, MC of a good includes only VC, only FC, both A and B, and D none of these. Option A is the right answer. ठीक है बच्चों, चलो अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65, बट वो चैप्टर नंबर 9 कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू से है। सो रेवेन्यू इज ए ऑप्शन कॉस्ट माइनस प्रॉफिट, बी ऑप्शन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सी ऑप्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट, या डी ऑप्शन कॉस्ट इनटू प्रॉफिट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, इंक्रीज इन एमआर इज द रेट एट विच टीआर increases, B diminishes, C remains constant, and D none of these. Option A is the right answer. Question number 67, which of the following equation is correct? AR is equal to P into Q upon Q, B option AR is equal to P plus Q, C option AR is equal to P minus Q, and D option AR is equal to P divided by R. So option A is the right answer. ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ AR इज एट 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज 30, अगर एवरेज रेवेन्यू 30 आ रही है 5वें यूनिट की, एंड TR ऑफ 4th यूनिट आउटपुट इज 160, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ MR ऑफ द 5th यूनिट एट आउटपुट? तो इसका ऑप्शन क्या है? 5, 120, -10 और 40। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिकॉज 5 यूनिट पे आपका आउटपुट कितना है? 30, ठीक है, और TR टोटल रेवेन्यू 4th यूनिट का कितना है आपका? वो कह रहा है 60, 160 कह रहा है ना वो। तो 5 या 15, 150 हुआ ना 5th का, तो फिर माइनस डन ही आया ना आपका। तो ये आपका राइट ऑप्शन आ गया। ठीक है जी, चलो अब हम आगे बात करते हैं 69 क्वेश्चन। डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q इज इक्वल टू, क्या वो होता है MR अपॉन AR, बी ऑप्शन AR अपॉन MR, सी ऑप्शन AR इंटू MR, और डी ऑप्शन MR इंटू Q। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। हाँ, टिक भी यही किया मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70, फॉर अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म प्राइस इज ग्रेटर देन MR, बी इक्वल टू AR, सी इक्वल टू MR, डी बोथ B एंड C। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि बी और इक्वल भी होएगा और इक्वल टू MR भी होएगा। ठीक है। 71 क्वेश्चन, AR इज इक्वल टू, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, अपॉन Q। ऑप्शन के ऊपर क्या आना चाहिए? P इंटू Q, सी ऑप्शन P प्लस Q, और डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन आ रहा है बच्चों P डिवाइडेड बाई Q। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, फर्म्स AR कर्व इज द सेम एज बजट लाइन, फर्म्स डिमांड कर्व, फर्म्स सप्लाई कर्व, बोथ B एंड C। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 10 प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन नंबर 73। डिफरेंस बिटवीन टी आर एंड टी सी इज मैक्सिमम व्हेन ए आर इज इक्वल टू एम आर, बी ऑप्शन एम आर इज इक्वल टू एम सी ऑप्शन एम आर इज इक्वल टू ए सी एंड डी ऑप्शन एम सी इज इक्वल टू ए सी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74। TR is greater than TC is a situation of normal profit, B rising profit, C abnormal profit, D falling profit. Option C is the right answer. Option C is the right answer. Question number 75. Normal profit is a part of A total revenue, B total cost, C marginal revenue, D average revenue. Option B is right answer. ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है? अ फर्म रीचेज शट डाउन पॉइंट व्हेन टीआर इज इक्वल टू टीवीसी, बी ऑप्शन टीआर इज इक्वल टू टीसी, सी ऑप्शन टीसी इज इक्वल टू एवीसी एंड डी ऑप्शन एमसी इज इक्वल टू एसी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77। इन केस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट अ फर्म कवर्स वेरिएबल कॉस्ट ओनली, average variable cost only, C option FC and VC and D option none of these. Option C is the right answer. Option C is the right answer. ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या है? अकाउंटिंग प्रॉफिट है TR माइनस TC और B ऑप्शन है TR माइनस TVC, C ऑप्शन है TR माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड D ऑप्शन है TR माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट। ऑप्शन C इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। प्रोडक्शन में कंटिन्यू सो लॉन्ग एज टी आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी सी, टी आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी वी सी, टी आर इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू टी एफ सी और नन ऑफ दिस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80। टी आर माइनस टी वी सी क्या होता है? क्या वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, क्या वो नेट प्रॉफिट होता है, क्या वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है या नन ऑफ दिस? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81। एट ब्रेक इवन पॉइंट अ फर्म मेक्स नॉर्मल प्रॉफिट, बी एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, सी एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉसेज या डी नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चैप्टर नंबर 11 थ्योरी ऑफ सप्लाई, क्वेश्चन नंबर 82। सप्लाई इज मोर इलास्टिक इन केस ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड, बी ऑप्शन शॉर्ट पीरियड, सी ऑप्शन लॉन्ग पीरियड, डी ऑप्शन बोथ बी एंड सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83। द सप्लाई ऑफ ड्यूरेबल गुड्स इज यूजली मोर इलास्टिक, बी लेस इलास्टिक, सी परफेक्टली इलास्टिक, डी परफेक्टली इन इलास्टिक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है बच्चे? इन एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई अकर्स ड्यू टू चेंज ए इन, क्या कैसे होगा? गोल ऑफ द फर्म, बी ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सी नंबर ऑफ फर्म्स एंड डी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। लॉ ऑफ सप्लाई डजंट अप्लाई टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, बी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, सी पेरिशेबल कमोडिटीज, डी बोथ बी एंड सी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86। इन केस ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई वी मूव ए टू राइट ऑन अनदर सप्लाई कर्व, टू लेफ्ट ऑन अनदर सप्लाई कर्व, सी फ्रॉम अपर पॉइंट टू लोअर पॉइंट ऑफ द सप्लाई कर्व एंड डी फ्रॉम लोअर पॉइंट टू द अपर पॉइंट ऑफ सप्लाई कर्व। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। Imposition of GST shifts the supply curve A to the right, B to the left, C to the right as well as to the left and D none of these. तो option B is the right answer. ठीक है बच्चों, चलो अब क्वेश्चन नंबर 88। Subsidy on the production of a commodity causes increase in supply, B decrease in supply, C no change in supply, D both A and B. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 और वो है चैप्टर नंबर 12
Form of market perfect competition. A firm under perfect competition is a price taker, B price leader, C price maker, D none of these. Option A is the right answer. Question number 90. A firm under perfect competition can sell dash amount of its output at the prevailing price. A limited, B any, C controlled, D none of these. So option B is the right answer. Question number 91. In case of perfect competition, a firm is able to charge higher prices. Charge है higher prices. A firm is able to charge uniform prices. A firm is able to sell any amount of at prevailing price. ठीक है जी. और D both B and C. तो both B and C is the right answer. तो ऑप्शन D क्या है? राइट ऑप्शन है. ठीक है बच्चों. अब क्वेश्चन नंबर 92. Under perfect competition, which one of the following statement is not correct? A. Firm has full control over price. B. Horizontal straight line demand curve of the firm. C. Freedom of entry and exit. And D. Selling cost doesn't exist. और ऑप्शन A is the right answer. ठीक है बच्चों. चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है? अ फर्म्स डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, सी इलास्टिक एंड डी इन इलास्टिक. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 94. अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म कैन अर्न earn A option, a normal profit in the long run, B super normal profit in the long run, D C subnormal profit in the long run, या all of these. तो ऑप्शन A is the right answer. ऑप्शन A क्या है बच्चों? राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 95. अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज डिटर्मिन्ड बाय फर्म, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, मार्केट या डिमांड सप्लाई फोर्सेज. डी ऑप्शन है इसका. ठीक है बच्चों. चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट चैप्टर की तरफ. चैप्टर नंबर 13. मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड सब इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई. क्वेश्चन नंबर 96. इन अ सिचुएशन ऑफ excess supply, market price tends to A rise, B fall, C remains constant, D none of these. In a situation of supply जब बढ़ जाती है तो मार्केट प्राइस क्या होगा? फॉल करेगा. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 97. In a situation of market equilibrium, market demand is equal to market supply, market demand is greater than market supply, C option market demand is less than market supply, D option none of these. Option A is the right answer. Question number 98. The minimum assured price by the government to farmers is called ceiling price, B equilibrium price, C support price या D market price. Option B is the right answer. Option B क्या है? Right answer. Question number 99. If demand for a product falls, equilibrium price will A fall, B rise, C either of the two, D neither of the two. Option A is the right answer. Last question, 100th. Decrease in the number of consumers causes equilibrium price to rise, equilibrium price to fall, no change in the equilibrium price and none of these. So option B is the right answer. Option B क्या है हमारा? राइट आंसर है. तो बच्चों इसी के साथ ये पूरी सेंचुरी कंप्लीट होती है और मैं ये वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ. विशिंग यू गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन. रिवीजन करते रहिए और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए. हैप्पी लर्निंग.